चलिए जी, वेलकम बैक। देखते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट। अब आपका जो नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट है दैट इज रिफंड अंडर जीएसटी। आप सभी लोग जानते हैं रिफंड आपके एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अकॉर्डिंगली ये जो अमेंडमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो अमेंडमेंट हुई है रिफंड रिलेटेड वो बेसिकली आपकी अमेंडमेंट हुई है रूल 89 में, इन पर्टिकुलर 89 सब रूल 2 में अमेंडमेंट हुई है। अब इस अमेंडमेंट को समझने से पहले मैं आपको रिफंड का हल्का सा बैकग्राउंड रिकलेक्ट करवाता हूं। जीएसटी में रिफंड रिलेटेड प्रोविजन जो है वो अपने को दिए गए हैं अंडर सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 54 जो है वो अपने को ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में अगर जीएसटी पेड का रिफंड गवर्नमेंट से क्लेम करना चाहता है तो उसे उस रिफंड को क्लेम करने के लिए एक प्रेस्क्राइब प्रोसीजर जो होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। और वो प्रोसीजर बेसिकली क्या होगा, उसे एक रिफंड एप्लीकेशन ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पर देनी पड़ेगी इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, एंड सेकंड उसे अपनी रिफंड एप्लीकेशन के साथ अपने रिफंड को सब्सटेंशिएट करते हुए प्रेस्क्राइब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होंगे वो अटैच करने पड़ेंगे। अब 54 ने जब ये कहा कि एप्लीकेशन जाएगी ऑनलाइन पोर्टल पर इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, तो वो प्रेस्क्राइब फॉर्म क्या होगा, वो रूल 89 ने बताया, जीएसटी RFD 01 आप जानते हैं। 54 ने जब ये कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन जब डालेंगे तो उसमें रिफंड सिचुएशन को सब्सटेंशिएट करने के लिए आप प्रेस्क्राइब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे, तो वो प्रेस्क्राइब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेस्क्राइब किए गए हैं रूल 89 सब रूल 2 में। 89 सब रूल 2 जब प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स बताता है तो इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो दो कैटेगरी के बताता है, आपको याद होगा। नंबर 1, एक तो वो कहता है जी आप वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना जिसके बेसिस पर आप सब्सटेंशिएट करें कि आप जिस सिचुएशन में रिफंड मांगने आए हैं उस सिचुएशन में रिफंड दिया जाना बनता है। दूसरी कैटेगरी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपको लगाने होते हैं वो बेसिकली आपको वो लगाने होते हैं जिससे आप इस बात को सब्सटेंशिएट करेंगे कि जिस जीएसटी पेड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं उसका रिफंड आप ही को दिया जाना बनता है, क्योंकि आपने उस जीएसटी का बर्डन जो है वो आगे जो है वो पास ऑन नहीं किया है। दिस इज बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। होपफुली आपको ये बातें जो होंगी वो याद होगी। तो जस्ट टू रिपीट, एप्लीकेशन जाएगी जीएसटी RFD 01 की फॉर्म में और साथ में लगेंगे प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट जिसमें रिफंड बन रहा है ये बात साबित होगी, एंड साथ में रिफंड जो क्लेम करने आया है उसके फेवर में बन रहा है उसके बैंक अकाउंट में डाला जाना चाहिए, ये बात जो होगी वो साबित की जाएगी। अब ये जो रूल 89(2) है वो जब ये स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट बताता है तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट बताता है, ठीक है ना। कि जैसे आप अगर रिफंड क्लेम कर रहे हैं इस एक्स सिचुएशन की वजह से, लेट्स सपोज एक्सपोर्ट की वजह से, तो आपको स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने होंगे। अगर आपने SEZ को सप्लाई करी आप उसकी वजह से रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो आपको स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने होंगे। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने अलग अलग स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट जो है वो बताए हुए हैं। ऑब्वियसली बात है सिचुएशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब इस 89(2) में बदलाव किया गया है और इसमें एक नई पर्टिकुलर सिचुएशन विजुलाइज करते हुए उस सिचुएशन में क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे वो जो है वो लिख करके बताया गया है। अब वो सिचुएशन क्या है, बड़ी ही यूनिक सी सिचुएशन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब एग्जिस्टिंग जो रिफंड मैकेनिज्म था इस अमेंडमेंट से पहले तक, वो हमारा एग्जिस्टिंग रिफंड का सिस्टम ऐसा था कि उसमें जो भी व्यक्ति रिफंड क्लेम करना चाहता है उसे पोर्टल पर एप्लीकेशन देनी है, और हमारी जो पोर्टल थी वो डिजाइन थी कि रिफंड एप्लीकेशन से वही व्यक्ति पोर्टल पर सबमिट कर सकता था जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड था। मतलब रिफंड क्लेम करने के लिए सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन को ऑथराइज किया गया था, क्योंकि पोर्टल पर सिर्फ वही व्यक्ति जो था वो रिफंड एप्लीकेशन सबमिट कर सकता था। ओके, अनरजिस्टर्ड पर्सन वो पोर्टल पर रिफंड एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते थे, पोर्टल पर वो फंक्शनैलिटी उनके लिए थी ही नहीं। अब लेकिन गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर सिचुएशन विजुलाइज करते हुए पब्लिक इंटरेस्ट में अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी पोर्टल पर रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करना जो है वो अलाउ किया है। अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन पोर्टल पर अपनी रिफंड एप्लीकेशन डालेगा तो उसको उस रिफंड एप्लीकेशन के साथ क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के रूल 89(2) में बदलाव किया गया है। 89(2) में उस पर्सन के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो उसे लगाने हैं वो लिख करके बता दिए गए हैं। तो 89(2) सिंपली हमारा जो है वो अमेंडमेंट ये है कि इसमें अमेंडमेंट से बताया गया है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे अगर रिफंड जो होगा वो अनरजिस्टर्ड पर्सन क्लेम करने के लिए आया। यहां पर आप ध्यान में रखिएगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को पहले पोर्टल पर एप्लीकेशन डालना अलाउड ही नहीं था, अभी अलाउ किया गया है, और वो भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है वो अलाउ किया गया है। और वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन जो उन्होंने अलाउ करी है वो करी है कि अगर रिफंड क्लेम करने अनरजिस्टर्ड पर्सन आया, क्यों आया, ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मतलब
मान लीजिए कोई कस्टमर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आप और हम जैसा कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, उसने सप्लायर से एक सर्विस लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के पर्सुएंस में सप्लायर ने उसे सर्विस देनी थी, लेट्स सपोज सप्लायर ने उसे टैक्स इनवॉइस भी इशू कर दिया, पेमेंट का भी लेन देन हो गया, पर किसी वजह से आगे चल करके वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच में कैंसिल हो जाता है, मतलब सर्विस की एक्चुअल में सप्लाई ही नहीं की जाती है। सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट में इनवॉइस इशू कर चुका, पेमेंट ले चुका, पेमेंट में से जीएसटी उसने गवर्नमेंट को भी पे कर दिया, ठीक है, अब सर्विस दी जानी थी बट वो नहीं दी जाती बिकॉज पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। अच्छा, जीएसटी इज द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस, वो जो टैक्स पे किया गया वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ पे किया गया था कि हाँ सप्लाई होगी, पर एक्चुअल में वो सप्लाई हो ही नहीं रही है, तो जो जीएसटी पेड था वो एक्स्ट्रा जीएसटी पेड हो गया, तो वो रिफंडेबल बन गया। अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि जिस सप्लायर ने जीएसटी पे किया वो जो होगा वो जीएसटी गवर्नमेंट से क्लेम करेगा, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट से क्लेम करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले जीएसटी जो होगा वो कस्टमर को वापस करना पड़ेगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट जो होगी वो उसके बैंक अकाउंट में उसे जीएसटी वापस करेगी। अब जो सप्लायर है वो इस सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता, सप्लायर जो है वो कस्टमर को कहता है देखो मैंने तुम्हारे साथ सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने तुमसे ये प्राइस विद जीएसटी लिया था, अब जीएसटी मैंने गवर्नमेंट को दे दिया था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, मैं आपको सर्विस नहीं दे रहा तो मैं आपको पैसे वापस करूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो प्राइस लिया था वो वापस करूंगा क्योंकि जीएसटी मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। रेसिपिएंट कह रहा है तो गवर्नमेंट से तुम जीएसटी वापसी ले लो, सप्लायर कह रहा है जीएसटी वापसी लेने के लिए मुझे रिफंड एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैं उस झंझट को करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं बिकॉज मुझे कोई प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, उसमें मेरा खर्चा होगा, तो मैं तो उसको करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। जीएसटी तुम्हारी पॉकेट से गया है तो तुम जो है वो अपना रिफंड क्लेम कर लो। अब ये जो बायर कस्टमर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इनको प्रॉब्लम क्या होती थी, सप्लायर इनको पैसा वापसी नहीं दे रहा, ये अगर पोर्टल पर जाकर के रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो पोर्टल इन्हें अलाउ नहीं करती थी बिकॉज ये अनरजिस्टर्ड पर्सन थे। बट अब गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को एक्नॉलेज किया और उन्होंने बोला कि अगर कभी आप सप्लाई ऑफ सर्विस के रेसिपिएंट थे, आपके कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई ऑफ सर्विस था, रेसिपिएंट थे, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और बाद में सप्लायर आपको जीएसटी नहीं दे रहा और आपको जीएसटी का रिफंड जो है वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट क्लेम करना है, तो आपको उसके लिए हमने ऑथराइज कर दिया, पोर्टल में चेंजेस कर दिए हैं, आप रिफंड एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बट आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, आप जब रिफंड एप्लीकेशन डालेंगे तो उसके साथ जो स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे वो हमने 89(2) में बदलाव करके स्पेसिफिकली लिख दिए हैं, तो वो प्रॉपर स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको रिफंड एप्लीकेशन जो होगी वो लानी पड़ेगी। आर यू ओके विद दिस? चलिए एक बार देखते हैं, डिटेल में करेंगे। 89(2) में जो भी अमेंडमेंट हुई है इसकी मैं पहले आपके साथ एक रफ रीडिंग कर रहा हूं, फिर इसके बाद इस अमेंडमेंट को डिटेल में समझाने के लिए सीबीआईसी की तरफ से एक सर्कुलर भी इशू किया गया है, उस सर्कुलर को भी हम डिटेल में करेंगे जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी सिर्फ 89(2) की स्पेसिफिक अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूं। अब 89(2) ने स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के क्या कहा, बदलाव करके देखिएगा। वो क्या कह रहा है कि अगर पर्सन रिफंड लेने के लिए आया है इन अ केस ये है रिफंड इज क्लेम्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन आ रहा है जी रिफंड क्लेम लेकर के, और क्यों आ रहा है, वेयर द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस हैज बीन कैंसल्ड और टर्मिनेटेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन चलेगी, इसको आप हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे। दोबारा दोहरा रहा हूं, पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड लेने के लिए आ ही नहीं सकते थे, अब बदलाव करके अलाउ किया गया, लेकिन कब, सिर्फ तब जब अनरजिस्टर्ड पर्सन क्यों आ रहा है, बिकॉज उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था सप्लाई ऑफ सर्विस का, ध्यान में रखिएगा ये सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस से रिलेटेड अमेंडमेंट है, कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन बेसिकली कस्टमर है उसने सप्लायर के साथ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट किया था सप्लाई ऑफ सर्विस को लेकर के, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट आगे चल करके कैंसिल या टर्मिनेट हो गया किसी भी वजह से। तो सिचुएशन आपको विजुअलाइज करनी है, ठीक है। एक सप्लायर से B2C सप्लाई हुई, रेसिपिएंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के पर्सुएंस में सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस इशू करके रेसिपिएंट से जीएसटी वगैरह ले लिया था, सरकार को दे भी दिया था, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, सप्लायर जीएसटी इसको दे नहीं रहा, वो सिर्फ बेसिक प्राइस दे रहा है और कह रहा है जीएसटी तू गवर्नमेंट से डायरेक्ट ले। तो अब इस सिचुएशन में जब अनरजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट के पास रिफंड लेने के लिए रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करेगा तो 89(2) ये कह रहा है उसको ये स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट जो होंगे अपने एप्लीकेशन के साथ लगाने पड़ेंगे। 89(2) के ए, ठीक है जी। अब इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को एप्लीकेशन के साथ लगाना पड़ेगा एक स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस, जिसमें डिटेल होगी नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्स पेड एंड डिटेल्स ऑफ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज बीइंग क्लेम्ड अलोंग विद। तो आप एक ये स्टेटमेंट जो होगा वो तैयार करेंगे, रिफंड एप्लीकेशन के फॉर्मेट में ये स्टेटमेंट इंसर्ट कर दिया गया, आपको वो स्टेटमेंट जो होगा वो फिलअप करना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट जो होगा वो डिटेल्स दे रहा होगा किस चीज की,
इनवॉइसेस की डिटेल्स दे रहा होगा, ठीक है, कि ये नंबर का इनवॉइस, इस डेट का इनवॉइस, जिसमें ये वैल्यू, ये टैक्स पेड एलिमेंट था जो कि सप्लायर ने मुझसे लिया था और मैंने सप्लायर को जो था वो पैसे दे दिए थे, ठीक है। और साथ में उसको क्या क्या अटैच करना पड़ेगा, उसे इनवॉइस की कॉपी जिसकी डिटेल ये स्टेटमेंट ने लिख रहा है वो अटैच करनी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ मेकिंग सच पेमेंट टू द सप्लायर, कि सप्लायर ने मुझे ये इनवॉइस इशू किया था और मैंने उसको ये पेमेंट कर दी थी, ये प्रूफ ऑफ पेमेंट है, मेरे बैंक अकाउंट से पे हुआ था। कॉपी ऑफ एग्रीमेंट और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एज एप्लीकेबल एंटर्ड इनटू विद द सप्लायर फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, आपका उसके साथ जो सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था उसकी कॉपी आपको साथ में देनी पड़ेगी। एंड द लेटर इशूड बाय द सप्लायर फॉर कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, और साथ में आपको क्या देना पड़ेगा जी, कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, इनवॉइस के साथ पेमेंट भी मैंने कर दी थी, लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो कैंसिलेशन का जो लेटर सप्लायर की तरफ से आया होगा जिसमें सप्लायर ने बताया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, उस कैंसिलेशन लेटर की कॉपी भी जो होगी वो आपको देनी पड़ेगी। इस कैंसिलेशन लेटर को मैंने किसी खास वजह से स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है, बाद में बताऊंगा। इसके साथ साथ आप बताएंगे डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर अगेंस्ट कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ सच एग्रीमेंट अलोंग विद द प्रूफ देयरऑफ, और आप साथ में ये बताएंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो कैंसिलेशन के बाद सप्लायर ने आपको जो है वो कितना पैसा जो है वो वापसी कर दिया। जैसे मान लो अब जिस सप्लायर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेट्स सपोज 3 करोड़ प्लस जीएसटी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया, सप्लाई नहीं की गई, सप्लायर ने आपको लेट्स सपोज 3 करोड़ रुपए जो थे उसने लिए, 3 करोड़ प्लस जीएसटी थे, जीएसटी सरकार को दे दिया, 3 करोड़ रुपए आपको वापसी दे दी और आपको ये कहा जीएसटी सरकार को पेड है, वो आप सरकार से डायरेक्टली जो है वो रिफंड क्लेम कर लो। तो आपको डिटेल में ये बताना पड़ेगा जी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर टर्मिनेशन लेटर सप्लायर ने दिया, सप्लायर ने मुझे सिर्फ 3 करोड़ दिया, मुझे जीएसटी की तो पेमेंट करी नहीं, उस जीएसटी का रिफंड लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आर यू ओके विद दिस? आपको इस तरीके से स्टेटमेंट और साथ में ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होंगे वो देने पड़ेंगे। इसके अलावा 89(2) कह रहा है और आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द सप्लायर, ठीक है जी। आप एज अ रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन जब रिफंड लेने के लिए जाएंगे तो आपको सप्लायर से एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा जो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ में देना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट जो होगा वो होगा टू द इफेक्ट, जिसमें सप्लायर बेसिकली ये कह रहा होगा he has paid tax in respect of such invoices on which refund is being claimed by the applicant। सप्लायर कह रहा होगा जी मैं सर्टिफाई करके दे रहा हूं कि ये पर्टिकुलर इनवॉइस पर जीएसटी जो है वो मेरी तरफ से पेड है। he has not adjusted the tax amount involved in these invoices against his tax liability by issuing credit note। ये जरा लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो सप्लायर जो होगा वो इस रेसिपिएंट को एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें सप्लायर क्या लिख रहा होगा कि हाँ जी ये जिस इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में रिफंड क्लेम करने के लिए आया है वो इनवॉइसेस मैंने इशू किए थे और उसका जीएसटी मैंने अपनी रिटर्न में पे कर रखा है। एंड दूसरा ये कहेगा जी बाद में जब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो फिर जो जीएसटी ऑलरेडी पेड था उसके लिए मैंने कोई क्रेडिट नोट जो है वो इशू नहीं किया। अच्छा, अब आप क्रेडिट नोट से रिलेटेड प्रोविजन रिकलेक्ट करिएगा। जीएसटी में क्रेडिट नोट से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए अंडर सेक्शन 34 में। एंड सेक्शन 34 में अगर एक पर्सन जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है जी, जीएसटी लेकर के टैक्स इनवॉइस इशू करके उसने पे कर दिया, लेकिन बाद में एक्चुअल में किसी वजह से सप्लाई नहीं हुई, तो सेक्शन 34 में ये सप्लायर क्या कर सकता है, वो क्रेडिट नोट इशू करके पर्सन को देगा, ठीक है। क्रेडिट नोट में वो अगर उसको सारा का सारा पैसा वापसी दे देता है, 3 करोड़ प्लस जीएसटी जैसे लिए थे, अगर वो उसको 3 करोड़ प्लस जीएसटी सारा का सारा वापसी दे देता है तो फिर उस क्रेडिट नोट को वो अपनी रिटर्न में डिक्लेयर कर सकता है, और जब वो उसे रिटर्न में डिक्लेयर करेगा तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंगली उस जीएसटी की जो होगी वो एडजस्टमेंट मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर सप्लायर जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है तो सप्लायर के पास एक रास्ता क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है, सामने वाले को पूरा पैसा दे दो और अब जो जीएसटी गवर्नमेंट को तुमने दे रखा है उसका तुम्हें नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम इस क्रेडिट नोट के बेस पर अपनी नेक्स्ट रिटर्न में जो होगा उस जीएसटी एलिमेंट की जो होगी वो एडजस्टमेंट क्लेम कर लोगे। पर सप्लायर का क्या कहना है जी, मैं क्रेडिट नोट जो है वो इशू नहीं कर रहा हूं बिकॉज उसकी टाइम लिमिट जो है वो जा चुकी है, मैं इस वजह से क्रेडिट नोट जो है वो इशू नहीं कर रहा हूं और मैं यहां सर्टिफाई करके दे रहा हूं जी टैक्स इनवॉइस मैंने इशू किए थे, टैक्स मैंने पे किया था, लेकिन मैंने कोई क्रेडिट नोट इशू करके एडजस्टमेंट क्लेम नहीं करी है। आर यू ओके विद दिस?
चलिए, साथ ही में ये सर्टिफिकेट बताएगा दैट ही हैज नॉट क्लेम्ड एंड विल नॉट क्लेम रिफंड ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज इनवॉइसेस। अब साथ ही में सर्टिफिकेट में सप्लायर ये भी कह रहा होगा जी भाई साहब मैंने टैक्स पे कर दिया सरकार को, मैं सरकार से कोई रिफंड नहीं क्लेम करूंगा क्योंकि मैंने तो इस व्यक्ति को कह दिया है कि जो जीएसटी है वो सरकार की जेब में, तू जाके जो है वो क्लेम कर ले। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, डिटेल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ेगा सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन भी होगी, आपको और अच्छे से समझ आएगी। पहले तो सिंपली इतनी बात को आप अपने माइंड में जो है वो सेट कर लीजिए, पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड एप्लीकेशन दे ही नहीं सकता था, आज की डेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन को पोर्टल पर रिफंड एप्लीकेशन देना अलाउ किया गया है, सिर्फ एक सिचुएशन में। वो सिचुएशन ये है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो है रेसिपिएंट, जिसने किसी के साथ सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया था, सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया था, इसने उसे पेमेंट कर दी थी, सप्लायर ने जीएसटी सरकार को दे दिया था, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, सप्लायर ने कहा मैं टर्मिनेट कर रहा हूं और तुम्हारा जो बेसिक पैसा है वो वापस कर रहा हूं, जीएसटी तो सरकार के पास चला गया, तुम जाकर के रिफंड ले लो। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन जा रहा है रिफंड एप्लीकेशन लेकर के पोर्टल पर, अलाउड कर दिया गया, पोर्टल में चेंजेस कर दिए गए हैं। अब 89 ने बताया उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर एक तो स्टेटमेंट तैयार करना होगा जिसमें वो सारी डिटेल देगा, क्या इनवॉइस था, क्या टैक्स था, क्या पे किया, कैंसिलेशन लेटर एंड क्या मुझे सप्लायर से वापसी मिला और जो बैलेंस जीएसटी में आपसे लेने आऊं वो सब। और साथ में वो एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें सप्लायर क्लियर कट ये बोल रहा होगा हाँ हाँ इससे पैसे आए थे, मैंने जीएसटी पे किया, मैंने इसको पैसा वापसी किया, लेकिन क्रेडिट नोट इशू करके कोई एडजस्टमेंट क्लेम नहीं करी और ना ही मैं किसी तरीके का कोई रिफंड गवर्नमेंट से क्लेम करूंगा, मैं उसके लिए कोई खर्चे या सरदर्दी लेना नहीं चाहता, आप इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही डायरेक्टली जो है वो रिफंड दे दे। आर यू ओके विद दिस? यस। पहले तो ये याद करके आपको जाने पड़ेंगे कि हाँ अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है इस सिचुएशन में और उसको ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। चलो जी, अब विजुलाइज करो, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन चला गया, इसने प्रॉपर अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन की जब रिफंड एप्लीकेशन गई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए क्या है। अब मैंने आपको क्या बताया था, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एक दूसरी कैटेगरी क्या होती है जिसमें आपको ना सब्सटेंशिएट करना पड़ता है कि ये जो रिफंड बन रहा है ये रिफंड मुझको मेरे बैंक अकाउंट में दिया जाए बिकॉज मैंने आगे उसका बर्डन जो है वो पास ऑन नहीं किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट जो है वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अब सुनिएगा, अब जो दूसरी कैटेगरी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगी जो इसे इस बात के लिए देना पड़ेगा कि हाँ रिफंड मेरे फेवर में ही बनता है, अनजस्ट एनरिचमेंट की सिचुएशन नहीं है, उसको लेकर के क्या सिस्टम होता है तो आप पहले रिकलेक्ट करिएगा। आपको रिकलेक्ट करना है जीएसटी में रूल 89(2) कहता क्या अनजस्ट एनरिचमेंट को लेकर के, वो कहता है जी अनजस्ट एनरिचमेंट से बचने के लिए आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे वो बेसिकली ये देने होंगे। नंबर 1, अगर आपका रिफंड क्लेम छोटे अमाउंट का है, याद होगा आपको 2 लाख से कम का, तो फिर आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे देंगे कि हाँ मैंने बर्डन पास ऑन नहीं किया है, मुझे ही रिफंड दो। बट अगर आपका रिफंड क्लेम्ड अमाउंट जो है वो बड़ा है, 2 लाख से ज्यादा का है, देन इन दैट सिचुएशन आपको जो है अपने रिफंड एप्लीकेशन के साथ एक सीए का सर्टिफिकेशन, सीए का बेसिकली मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन देना होगा, जिसमें सीए ये कह रहा होगा जी मैंने सिचुएशन को जो है वो एनालाइज कर लिया और ये मेरा जो पर्सन रिफंड क्लेम करने के लिए आ रहा है इसने बर्डन आगे पास ऑन नहीं किया है। तो ये बेसिकली आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जो अनजस्ट एनरिचमेंट के रिस्पेक्ट में देने होते हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट, छोटा रिफंड क्लेम है 2 लाख से कम तो सेल्फ डिक्लेरेशन आदमी देगा, एंड बड़ा रिफंड क्लेम है तो उस सिचुएशन में जो होगा वो सीए का सर्टिफिकेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन जो होगा वो दिया जाएगा। अब यहां जैसे कि मैं बता रहा हूं अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अब वो रिफंड एप्लीकेशन के लिए जा रहा है तो उसको अब जब ये डॉक्यूमेंटेशन देने होंगे तो वहां भी जो है वो एक बदलाव किया गया है। अब बदलाव को ध्यान से सुनिएगा, अगर रिफंड क्लेम छोटा है तो फिर इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है, उसमें से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर रिफंड क्लेम जो है वो बड़ा है और हम ये बोले कि अब आपको सीए का सर्टिफिकेशन देना होगा जैसा कि नॉर्मल रूल है, तो सीए का सर्टिफिकेशन लेने के लिए फिर इस आदमी के जो होंगे वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाएंगे, बिकॉज सीए के सर्टिफिकेशन के लिए प्रोफेशनल फीस देनी पड़ेगी। तो यहां पर इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो है वो ये खर्चा ना पड़े, इसलिए लॉ ने बदलाव किया और सिंपली ये लिखा छोटा है सेल्फ डिक्लेरेशन जैसे नॉर्मल जाती है दे दो, बड़ा है तो फिर आपको हम छूट दे रहे हैं, आपको किसी तरीके का सीए का सर्टिफिकेशन जो है वो देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए रूल नंबर 89(2) के एम पॉइंट में कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस जो है वो कर दिए गए हैं। ठीक है जी,
उसमें एक प्रोविजो से ये कह दिया गया है रिफंड जहां 2 लाख से ऊपर का है, ध्यान में रखिए 2 लाख से नीचे का होता है तो सेल्फ डिक्लेरेशन पर होता है, वहां तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, 2 लाख से ऊपर के होने में दिक्कत थी, तो वहां पर चेंजेस करके बता दिए गए हैं क्या, देन सीए सर्टिफिकेशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड टू एस्टेब्लिश इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। दीज आर द टोटल चेंजेस जो कि रिफंड रिलेटेड इस रूल में जो है वो किए गए हैं। ठीक है जी, अब सिचुएशन को और क्लैरिटी से समझते हैं, उसके लिए सीबीआईसी की तरफ से ये एक सर्कुलर इशूड है जो मैंने आगे दिया है, उस सर्कुलर को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, अमेंडमेंट थोड़ी सी लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब रिवीजन करनी होगी तो रिवीजन करने के लिए ये एक समरी चार्ट जो है वो मैंने आपको तैयार करके दे दिया है। सीबीआईसी का सर्कुलर पहले पढ़ लो, फिर सारे पॉइंट बेसिकली इस एक पेज चार्ट में ही आपके जो है एग्जाम के लिए रिवाइज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पर मैं आ रहा हूं और इस सीबीआईसी सर्कुलर को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली सर्कुलर ने जो जो पॉइंट्स पिकअप किए हैं उन्हीं के हिसाब से आपके पास पूछा जाएगा। अब सर्कुलर ने बताया कि ये बेसिकली जो भी हमने रिफंड रिलेटेड चेंजेस किए हैं ये किस वजह से किए, क्या हमारी इंटेंट है, और आगे इससे रिलेटेड कुछ और इश्यूज की भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी है। अब सर्कुलर कहता है जी आप एक सिचुएशन विजुलाइज करो कि कोई बिल्डर है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो बिल्डर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने यहां किसी नॉर्मल होम बायर को जो है कॉन्ट्रैक्ट किया सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, बेसिकली क्या है उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट वगैरह लेट्स सपोज उसके लिए बुक किया। ठीक है जी, वो जो है लेट्स सपोज 3 करोड़ प्लस जीएसटी का कॉन्ट्रैक्ट है, लेट्स सपोज एज एन एग्जांपल। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के परसुएंस में बिल्डर ने क्या किया, जो कंसिडरेशन था वो फुली या पार्टली जो था वो रिसीव कर लिया। मैं अभी मान के चलता हूं फुली जो है वो रिसीव कर लिया। अब पूरा रिसीव कर लिया, इनवॉइसेस भी इशू कर दिए, जीएसटी पे भी कर दिया सरकार को। फिर वो कहते हैं लेकिन द सेट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैंसिल्ड, बाद में वो कैंसिल हो गया। क्यों हो गया, ड्यू टू नॉन कंप्लीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, या डिले इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन टाइम और एनी अदर रीजन, किसी भी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। लेट्स सपोज गवर्नमेंट की अप्रूवल कैंसिल हो गई या व्हाटसोएवर, वो अल्टीमेटली इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फ्लैट बार के साथ वो जो था वो कैंसिल हो गया। अच्छा, बाय द टाइम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, सीबीआईसी कह रहा है आगे परमिसिबल टाइम लिमिटेशन फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 31 एंड क्लेमिंग एडजस्टमेंट इन ओटीएल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। तो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया एक पर्टिकुलर ईयर में, इनवॉइस पे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे भी कर दिया, लेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, अब ये उस पर्सन को पैसा वापसी दे रहा है, वापसी देने के लिए क्रेडिट नोट इशू करेगा। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हुआ क्या, जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ जो क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट सेक्शन 34 में बताई गई है वो जा चुकी है। अगर वो नहीं गई होती तो बिल्डर के लिए कोई मुश्किल नहीं थी, वो सिंपल सा क्रेडिट नोट इशू करके इसको इसके पैसे वापसी दे देता, उस क्रेडिट नोट को अपनी रिटर्न में रिपोर्ट करता और जीएसटी की एडजस्टमेंट क्लेम कर लेता। बायर को वो पूरा पैसा दे देता क्योंकि बिना किसी झंझट के उसे क्रेडिट नोट बेस आगे एडजस्टमेंट मिल जाती। बट इंफेसिस रखिएगा इस बात के ऊपर, सर्कुलर कह रहा है क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट जो है वो जा चुकी है। अब क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट अगर जा चुकी है देन इन दैट सिचुएशन बिल्डर को जो होगा वो सिंपल एडजस्टमेंट नहीं मिल पाएगी। अब इस केस में अगर बिल्डर को जो है वो जीएसटी का बायर को वापसी देना है तो फिर बिल्डर को बायर को वापसी देकर के खुद रिफंड प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, और बिल्डर उस मेहनत को करना नहीं चाहते। तो बिल्डर ने क्या किया, उन्होंने कहा जी जीएसटी का रिफंड हम नहीं क्लेम करेंगे, हम रजिस्टर्ड है वैसे हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं, बट रिफंड क्लेम करने के लिए बहुत सारा प्रोसीजर है, हम उस झंझट में नहीं पड़ेंगे। तुम अपना ये बेसिक पैसा पकड़ो 3 करोड़ रुपए जो तुमने हमें दिया था, जीएसटी गवर्नमेंट के पास पेड है, तुम रिफंड क्लेम करने के लिए जाओ। तो इन सच केस the supplier refund amount to the buyer after deducting GST component paid by him to the government. Are you okay with this? Yes. तो बिल्डर ने इसे 3 करोड़ रुपए प्लस जीएसटी लिए थे लेकिन 3 करोड़ वापसी दे दिए और जीएसटी का रिफंड बोल दिया तुम क्लेम करो। ये सिचुएशन है। तो कह रहे हैं इस तरीके की सिचुएशन के लिए हमने बेसिकली ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है। ओके, फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि और क्या एग्जांपल इस सिचुएशन में फिट बैठ सकता है। कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस विद एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई नॉर्मल हमारा हाउस होल्ड कस्टमर। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, कंसिडरेशन रिसीव कर लिया अपफ्रंट एंटायर अमाउंट का और इनवॉइस इशू करके जीएसटी पे कर दिया। बाद में पॉलिसी सब्सिक्वेंटली रिक्वायर्ड टू बी टर्मिनेटेड प्रीमेच्योरली ड्यू टू सम रीजंस के ऊपर कोई फोकस नहीं, चाहे वजह कुछ भी हो। परमिसिबल टाइम लिमिटेशन फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट एंड क्लेमिंग एडजस्टमेंट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड।
नहीं तो वो बड़ा सिंपल था इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इसे पूरा पैसा दो और एडजस्टमेंट क्लेम कर लो, बट वो टाइम लिमिट जा चुकी। अब इसके बाद अगर ये रिफंड क्लेम करेंगे तो सरदर्दी है, तो इन्होंने वो सरदर्दी नहीं ली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिफंड कर दिया प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू द बायर आफ्टर डिडक्टिंग जीएसटी कंपोनेंट। जीएसटी कंपोनेंट को छोड़ करके बाकी अमाउंट जो था वो इसको वापसी कर दिया। बात कहानी आगे समझ में? कहने का मतलब यह है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, क्रेडिट नोट का पीरियड जा चुका, अब जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो सरदर्दी नहीं लेना चाहता, तो वो बेसिक पैसा वापसी करके कह रहा है अब तुम रिफंड क्लेम करने के लिए जाओ। अब कहानी आई, जरा ध्यान से सुनिएगा, मेन मेन बातें स्टार्ट होंगी। अब ये जो दो एग्जांपल्स जैसे उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने बोला अब ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये कह रहा है मेरी जेब से जीएसटी पेड था जो सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को गया था, ठीक है, सप्लायर ने बेसिक पैसा वापसी दे दिया, अब जीएसटी मैं गवर्नमेंट से मांग रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो अब इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड क्लेम करने के लिए रिफंड एप्लीकेशन पोर्टल पर डालनी है ऑनलाइन। यहां एक बात आप ध्यान से रखिएगा, अब मैंने आपको बताया हमारी जो पोर्टल थी वो डिजाइन थी कि वो सिर्फ किस आदमी को एप्लीकेशन सबमिट करने देती थी जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो। अब ये कहानी कुछ ऐसी है जिसमें इस अनरजिस्टर्ड पर्सन की जेब से जीएसटी लेकर के गवर्नमेंट को दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, इसको बेसिक पैसा वापस मिला, जीएसटी गवर्नमेंट के पास ही रह गया, तो वो जीएसटी जिसका ये रियल में हकदार है ये गवर्नमेंट से वापसी लेना चाहता है। पर दिक्कत क्या थी, पोर्टल इसे रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करना नहीं दे रही थी। अब ये व्यक्ति जो था ये गया किसी प्रोफेशनल के पास, उसने बोला जी मैं रिफंड क्लेम करना चाहता हूं और मेरे को किसी ने बताया पोर्टल जो है वो रिफंड एप्लीकेशन इस तरीके से अनरजिस्टर्ड पर्सन को सबमिट करने नहीं देती है। और ये उस प्रोफेशनल से पूछ रहा है ऐसा क्यों है, जब मेरी जेब से जीएसटी गया हुआ है और सारी सिचुएशन क्लियर है कि मुझे वापसी मिलना चाहिए, तो पोर्टल पर ऐसी रेस्ट्रिक्शन क्यों है। और साथ में उसने पूछा ये पोर्टल का इशू है या फिर लॉ में भी इशू है, क्या लीगल प्रोविजन में भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड क्लेम करना बैन है। तो यहां जरा ध्यान से सुनिएगा, आप थोड़ा सा चौंकेंगे इस बात को सुनकर के। पोर्टल अनरजिस्टर्ड पर्सन को एप्लीकेशन सबमिट करने नहीं देती थी, पर सो फार एज लीगल प्रोविजंस आर कंसर्न, लीगल प्रोविजंस कहीं भी ये नहीं कहते थे कि सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही जो है वो रिफंड क्लेम कर सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पोर्टल ठीक है अलाउ नहीं करती थी, बट सो फार एज लॉ इज कंसर्न, सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो रिफंड का बेसिक प्रोविजन देता है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, उसमें तो रादर देन ये लिखा हुआ था एनी पर्सन कैन क्लेम द रिफंड, और एनी पर्सन का मतलब रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड। आर यू ओके विद दिस? यस। तो अब इस बात को बहुत ध्यान से जो है वो सीबीआईसी ने एनालाइज किया, उन्होंने बोला जी देखिएगा ये अनरजिस्टर्ड पर्सन भले ही हो, इसको रिफंड क्लेम करने के लिए हमें एक्ट में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्ट तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी रिफंड देने की बात करता है। पोर्टल में सिर्फ इशू है, वो हमने सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के एंगल से डिजाइन करी थी, तो उसमें जो है वो हम नेसेसरी जो है वो बदलाव कर रहे हैं। देखिएगा सर्कुलर ने कितनी अच्छे तरीके से इस बात को बताया। सर्कुलर में उन्होंने बताया कि जब हम एक्ट उठा के पढ़ते हैं रिफंड के प्रोविजन का, तो सेक्शन 54(1) सेक्शन 54 रिफंड का गवर्निंग प्रोविजन है, वो ये कहता है एनी पर्सन कैन क्लेम रिफंड, एनी पर्सन कैन क्लेम रिफंड। आर यू ओके विद दिस? तो कहता है एनी पर्सन कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट इफ एनी पेड ऑन सच टैक्स और एनी अदर पेड अमाउंट बाय हिम बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो उन्होंने बताया 54 में कहीं कोई इशू नहीं है, एनी पर्सन, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जो है एज पर लॉ जो है वो रिफंड क्लेम कर सकता है। आर यू ओके विद दिस? चलो, फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला कि जब कोई पर्सन रिफंड क्लेम करने जाता है तो साथ में सेक्शन 54(8) उसमें यह भी लिखा हुआ है इन केस वेयर अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज बोर्न द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड नॉट पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन, द सैड रिफंड शैल बी पेड टू हिम इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। मैंने आपको बताया रिकलेक्ट करवाते हुए कि जीएसटी के रिफंड आर सब्जेक्ट टू अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है। तो सेक्शन 54(8) में ये बात आपने पढ़ रखी है कि वहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर कोई रिफंड ड्यू होता है तो नॉर्मल रूल क्या होता है, वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाला जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में जहां अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई नहीं होती है वहां पर रिफंड जो है वो मांगने वाले को दे दिया जाता है। एंड सर्कुलर कह रहा है सेक्शन 54(8) में ये बात क्लियर कट लिखी हुई है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम करने के लिए आया, मतलब वहां अनरजिस्टर्ड पर्सन तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन रिफंड क्लेम करने के लिए आया विद द प्रूफ कि उसने इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया है, तो वो रिफंड जो है वो उसको ही दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला ये जो बातें हैं एक्ट में लिखी गई बातें, ये क्लियर कट इस बात को साबित करती है अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड मांग सकता है, और अगर उसने इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया है तो पैसा जो होगा उसी के बैंक अकाउंट में जाएगा।
आर यू ओके विद दिस? यस। तो उन्होंने बोला क्योंकि एक्ट अलाउ करता है तो हमें एक्ट में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोर्टल का इश्यू है तो पोर्टल में ही बदलाव किए गए हैं। तो देखिएगा, in order to enable such unregistered person to file application for refund under section 54 in case where contract or agreement for supply of service for construction of flat or building has been cancelled or where long term insurance policy has been terminated, a new functionality has been made available on the common portal. तो पोर्टल में जो है वो अब नई फंक्शनैलिटी जो है वो अवेलेबल करा दी गई है। अच्छा, प्लीज ध्यान में रखिएगा, सर्कुलर ने ये 2 एग्जांपल्स बताए हैं, पर और कोई सिचुएशन हो जिसमें फैक्ट सेम हो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इनवॉइस इशू हुआ था, बाद में टर्मिनेट हो गया, तो सेम तरीका जो है, सेम सीक्वेंस जो हम पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल रहेगा। तो कह रहे हैं जी न्यू फंक्शनैलिटी पोर्टल पर अवेलेबल करा दी गई है विच अलाउज अनरजिस्टर्ड पर्सन टू टेक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई फॉर रिफंड अंडर द कैटेगरी ऑफ रिफंड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब यहां इस बात को इंपॉर्टेंट समझिएगा, उन्होंने बोला हमने अब पोर्टल पर न्यू फंक्शनैलिटी अवेलेबल करा दी है जिसको यूज करके अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड क्लेम करेगा। लेकिन ध्यान से, अब इस फंक्शनैलिटी में वो ये कह रहे हैं ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड क्लेम करना अलाउ कर रही है, उसके लिए उसको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और फिर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो होगा वो रिफंड अप्लाई करेगा, और अप्लाई करते टाइम जब सिलेक्शन करेगा तो कैटेगरी सेलेक्ट करके बताएगा रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन कराएगा तो ध्यान में रखिएगा ये रजिस्ट्रेशन उसकी ड्यूटी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा, ये एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है जो उसने सिर्फ किस पर्पस के लिए कराया है, ये जो रिफंड है उसको लेने के लिए कराया है। आर यू ओके विद दिस? आप जानते हैं जीएसटी में बहुत बार लोगों को जीएसटी लायबिलिटी के एंगल से नहीं, अदर टास्क के पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बातें लिखी हुई है। ठीक है जी, तो प्लीज ध्यान में रखिए, ये जो पर्सन है ये रजिस्ट्रेशन इस एंगल से नहीं करा रहा कि इसकी कोई लायबिलिटी है, ये नॉर्मल कंज्यूमर हाउस होल्ड है, बट अपने इस रिफंड को लेने के लिए ये एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो होगा वो पोर्टल के ऊपर कराएगा। इसके अलावा अब उसके रिफंड क्लेम को लेकर के बहुत सारी क्लैरिफिकेशन इन्होंने दी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, इसकी रिफंड एप्लीकेशन फाइलिंग को लेकर के अब इन्होंने क्लैरिटी दी। इन्होंने कहा जी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराएगा ऑन द कॉमन पोर्टल यूजिंग हिज पेन, अपने पैन नंबर को रेफर करते हुए रजिस्ट्रेशन कराएगा। वाइल डूइंग सो द अनरजिस्टर्ड पर्सन shall select the same state or union territory where his or her supplier in respect of whose invoice refund is to be claimed is registered। बहुत बढ़िया बात है। अब एज अ रेसिपिएंट आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराते टाइम जब आप मेंशन करेंगे, एक तो अपना पेन देंगे और साथ में आप बताएंगे आप किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में जो है वो रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है आपको उसको रेफर करके रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, रेदर देन जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में उसका सप्लायर था जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके साथ बाद में टर्मिनेशन हुआ, आपने उस सप्लायर का स्टेट यूनियन टेरिटरी मेंशन करते हुए जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना है। पेन तो आपका रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट स्टेट आप अपना नहीं बताएंगे, आप कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर का स्टेट यूनियन टेरिटरी मेंशन करेंगे। साथ में जो है सर्कुलर फर्दर ये कहता है आधार ऑथेंटिकेशन वो भी जो होगा आपको 10B के हिसाब से जो होगा वो कराना पड़ेगा। आप सभी लोगों को पता है जीएसटी में रिसेंट अमेंडमेंट अभी थोड़े टाइम पहले क्या की गई थी कि रिफंड गवर्नमेंट जो है वो देती ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल जो रिफंड क्लेम करने आया है उसने आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो करा रखा है। रूल 10B ने आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर रखा है फॉर एनी पर्सन क्लेमिंग द रिफंड। तो बेस्ड ऑन दैट वो सर्कुलर अब ये कह रहा है अब ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करा लिया और साथ में उसे आधार ऑथेंटिकेशन के जो प्रोविजन रूल 10B में लिखे हुए हैं उसे भी कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सर्कुलर ने फर्दर बात बोली जब ये रजिस्ट्रेशन कराएगा तो फिर ये अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देगा कि रिफंड कौन से बैंक अकाउंट में जाए, ठीक है ना, क्योंकि रिफंड कभी भी कैश में हैंड ओवर नहीं करते हैं, चेक नहीं देते हैं, सीधा बैंक अकाउंट में डालते हैं। तो बोला गया कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन बैंक अकाउंट की डिटेल भी देगा और बैंक अकाउंट जो ये बताएगा ये वो बताएगा जो कि इसके पैन के साथ लिंक्ड है। Unregistered person shall enter his bank account details in which he seeks to obtain the refund of the amount claimed. The applicant shall provide the details of bank account which is in his name and has been obtained on his PAN। तो बैंक अकाउंट अपना और जो पैन से लिंक्ड है, जिस पैन को उसने दिया है वो वाला बैंक अकाउंट की डिटेल जो होगी वो एप्लीकेशन में दी जाएगी। चलिए
फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो गया, अब ये रिफंड एप्लीकेशन जो होगा वो RFD01 फॉर्म में जो होती है वो सबमिट कर देगा। और एप्लीकेशन जब भी सबमिट की जाती है तो आप ऑनलाइन सबमिट करते टाइम उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि किस कैटेगरी में आप रिफंड मांग रहे हैं, एक्सपोर्टर के तौर पर मांग रहे हैं, डीम्ड एक्सपोर्टर के तौर पर मांग रहे हैं, सोन। तो यहां एक कैटेगरी अब क्रिएट कर दी गई है, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसको सेलेक्ट करके रिफंड एप्लीकेशन डालेगा। चलिए जी, फिर सर्कुलर ने दूसरी बात बोली, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट। एप्लीकेशन के साथ जब स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात आएगी तो वो आपने पूरी पढ़ी ली है, तो उन्होंने रीस्टेट करके दिया। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टेटमेंट देना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने ऊपर बताया था, एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट एज पर रूल 89(2)(k। स्टेटमेंट देगा, मैं आपको बता चुका। और स्टेटमेंट के साथ जो जो वो इनवॉइस की कॉपी, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, कैंसिलेशन लेटर की कॉपी, वो सब लगाएगा। द एप्लीकेंट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द सर्टिफिकेट इशूड बाय द सप्लायर एज पर 89(2)(kb ऑफ द CGST रूल। वो जो सर्टिफिकेट सप्लायर से लेकर के देना होता है वो भी अपलोड करेगा। Applicant shall also upload any other document to support his claim that he has paid and borne the incidence of tax and that the said amount is refundable to him। साथ में वो फर्दर डॉक्यूमेंट लगाएगा कि हाँ ये बातें हैं जिससे ये बात साबित हो रही है कि ये पैसा उसी के फेवर में, उसी के बैंक अकाउंट में दिया जाना बनता है, अनजस्ट एनरिचमेंट जो है वो पिक्चर पे नहीं आ रहा है। ऊपर के दोनों डॉक्यूमेंट वो तो ये साबित करेंगे कि हाँ रिफंड बन रहा है, नीचे के डॉक्यूमेंट जो होंगे वो ये साबित करेंगे कि उसी के फेवर में जो है वो बन रहा है। वो जिस भी तरीके से सब्सटेंशिएट करना चाहेगा कर देगा। चलिए, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट सर्कुलर कहता है, रिफंड क्लेम फाइलिंग अलाउड ओनली वेयर द टाइम लिमिटेशन फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट हैज एक्सपायर्ड। टाइम लिमिटेशन फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट हैज एक्सपायर्ड, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीछे भी मैंने कई बार आपको बोला। लो, अब यहां CBIC ये क्लियर करके चल दिया जी। देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो जो सप्लायर है उसके पास सबसे आसान तरीका सिचुएशन को मैनेज करने का क्या है कि वो पूरे पैसे दे दे, कॉन्ट्रैक्ट के परसुएंस में जो भी देना है दे दे, और क्रेडिट नोट इशू करके दे दे, और क्रेडिट नोट अपनी रिटर्न में फाइल करके जो है वो एडजस्टमेंट ले ले। वो सबसे आसान तरीका है, उसमें कोई सरदर्दी नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं जी, जब तक क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिटेशन बची हुई है तब तक सप्लायर को उसी रास्ते से जाना है। हाँ, अगर उसकी टाइम लिमिटेशन खत्म हो गई है, अब वो क्रेडिट नोट इशू करके एडजस्टमेंट क्लेम नहीं कर सकता। अब रिफंड या तो वो मांगने जाए पैसा लौटा करके, या फिर अनरजिस्टर्ड मांगने जाए। तो उन्होंने बोला है कि दोनों में किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला है सिर्फ टाइम लिमिटेशन एक्सपायर हो जाने के बाद ही ये सिचुएशन जो होगी वो पिक्चर में आई तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का रिफंड क्लेम एंटरटेन होगा। Where the time period for issuance of credit note under section 34 has been expired at the time of cancellation or termination of agreement contract for supply of services, where the time period has not expired, अगर time period credit note वाला expired नहीं हुआ है, then concerned supplier can issue credit note. In such cases, the supplier would be in a position to also pay back the amount of tax collected by him from the unregistered person, and therefore there will be no need of filing of refund claim by the unregistered person. मैंने आपको बताया, accordingly the refund claim can be filed by unregistered person only in those cases where at the time of cancellation, termination of agreement contract for supply of service, the time period for issuance of credit note under section 34 has already expired. तो अगर टाइम लिमिट बची हुई है उस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड एप्लीकेशन डालने की कोशिश करेगा तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और बोला जाएगा सप्लायर से क्रेडिट नोट इशू करवा के अपना पैसे ले लो, वो एडजस्टमेंट ले लेगा। लेकिन जहां टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो चुकी है वहां पर वो रिफंड एप्लीकेशन मांगेगा तो उसकी रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में ले ली जाएगी। चलिए जी, सर्कुलर का चौथा पॉइंट, रेलेवेंट डेट फॉर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हुआ क्या, मान लो ये जो होम बायर था मेरे एग्जांपल में जिसने बिल्डर से वो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, अल्टीमेटली रिफंड क्लेम कर रहा है, सारे स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हुए रिफंड क्लेम कर रहा है। अब सीबीआईसी ने बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब सटीक पॉइंट पकड़ा। अब था क्या, सेक्शन 54 बेटा जब ये कहता है कोई भी पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है तो साथ में वो क्या कहता है, रिफंड क्लेम करने की एक टाइम लिमिटेशन भी देता है। आपको याद होगा टाइम लिमिटेशन क्या है, 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। आपने बहुत मेहनत कर रखी है उसके ऊपर। अब वो जो रेलेवेंट डेट होती है
जहां से टाइम लिमिटेशन रिफंड का काउंट होना होता है, वो रेलेवेंट डेट जो है वो सेक्शन 54 में एंड में एक एक्सप्लेनेशन है, उसमें बताई गई है। और आपको याद होगा रेलेवेंट डेट जो होगी वो डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिचुएशन में रिफंड क्लेम करने के लिए आए हो, रेलेवेंट डेट जो है वो लॉ ने अलग अलग बताई हुई है, वहां से 2 साल का लिमिटेशन जो है वो काउंट होता है। आपको हल्का सा मैं रिकलेक्ट कराऊं, अगर मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है गुड्स का, वो रिफंड क्लेम कर रहा है कि मैंने एक्सपोर्ट किया, मैं रिफंड क्लेम करने आया हूं, तो उसके लिए जो टाइम लिमिटेशन होगी, उसके लिए जो रेलेवेंट डेट होगी, वो रेलेवेंट डेट क्या होगी आपको याद है? जिस दिन शिप उन गुड्स को लेकर के इंडिया से चल देते हैं, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर कोई सर्विस का एक्सपोर्टर है, उसने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया है और वो उसके रिस्पेक्ट में रिफंड क्लेम कर रहा है, तो उसके लिए टाइम लिमिटेशन कंप्यूट करने के लिए जो रेलेवेंट डेट होगी वो क्या होगी याद है? जैसे उसने सर्विस का एक्सपोर्ट कर दिया और पैसा 2 महीने बाद आया, तो जब पैसा आ गया तब एक्सपोर्ट कंप्लीट हुआ, वो उसकी रेलेवेंट डेट होगी। बहुत बढ़िया, आपको याद आ रहा होगा। फिर डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में अलग रेलेवेंट डेट थी, अगर आपने जो है वो एससीजेड वगैरह को सप्लाई करी, अलग रेलेवेंट डेट थी। ऐसे अलग अलग सिचुएशन में जो थी वो अलग रेलेवेंट डेट थी। अब क्रक्स की बात सुनिएगा, अब इतनी सारी रिफंड की सिचुएशन हो सकती है, हर सिचुएशन के लिए तो रेलेवेंट डेट अलग अलग नहीं लिखी जा सकती। तो आपको याद आता होगा उन्होंने कई सिचुएशन जो मेन थी उसके लिए तो रेलेवेंट डेट लिखी थी, फिर एंड में जाकर के उन्होंने एक रेजिडुअरी रेलेवेंट डेट बता दी थी जो कि अप्लाई होगी इन रेस्ट ऑल द केसेस जिसके लिए स्पेसिफिक रेलेवेंट डेट नहीं बताई गई है। और वहां जब उन्होंने रेजिडुअरी रेलेवेंट डेट बताई थी उस एक्सप्लेनेशन में, तो वहां उन्होंने 2 कैटेगरी में बताई थी। देखिएगा अगर आपको ये याद आ पाए, वहां उन्होंने एक कैटेगरी बताई थी कि अगर स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं, रेजिडुअरी केस बना और रिफंड क्लेम करने के लिए सप्लायर आ रहा है, तो रेलेवेंट डेट होगी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। और अगर रेजिडुअरी सिचुएशन है और रिफंड क्लेम करने के लिए सप्लायर नहीं, अदर देन सप्लायर कोई आ रहा है, तो रेलेवेंट डेट होगी डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस बाय दैट पर्सन। तो ये रेजिडुअरी केसेस, दोहरा रहा हूं, रेजिडुअरी केसेस में उन्होंने 2 पार्ट बताए थे। नंबर 1 रेजिडुअरी सिचुएशन है जिसकी स्पेसिफिक रेलेवेंट डेट नहीं है, रिफंड क्लेम करने सप्लायर आ रहा है, तो रेलेवेंट डेट है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, वहां से 2 साल का लिमिटेशन चल रहा है। बट अगर सप्लायर नहीं, अदर देन सप्लायर आ रहा है, तो रेलेवेंट डेट होगी डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस बाय दैट पर्सन। अच्छा, ये जो रेलेवेंट डेट है, इस रेलेवेंट डेट के बेसिस पर भी ये प्रूव होता है कि लॉ मेकर ने सेक्शन 54 बनाते टाइम ये ऑलरेडी विजुलाइज कर लिया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सप्लायर है वही हमेशा रिफंड के लिए आए, सप्लायर नहीं कोई अदर पर्सन भी रिफंड के लिए आ सकता है, ऐसा उन्होंने विजुलाइज किया था। तो उसी विजुलाइजेशन के हिसाब से तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि अगर अदर देन कोई सप्लायर रिफंड क्लेम करने के लिए आएगा तो उसकी रेलेवेंट डेट ये होगी। आर यू ओके विद दिस? यस। तो अब सीबीआईसी ने बोला कि ये जो पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, कस्टमर जो जा रहा है रिफंड क्लेम करने के लिए, ये सप्लायर नहीं है। तो अब जब ये रेलेवेंट डेट पड़ेगा तो ये रेजिडुअरी कैटेगरी में जाकर के अदर देन सप्लायर आ रहा है उसकी रेलेवेंट डेट पड़ेगा। लेकिन सर्कुलर ने बोला अब यहां प्रॉब्लम आएगी, वो आ तो जाएगा यहां पर पढ़ने के लिए, बट यहां पर लिखा क्या हुआ है, डेट क्या होगी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस। ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है इसके साथ प्रॉब्लम होगी इस डेट को अप्लाई करने में। प्रॉब्लम क्या होगी, वो रिफंड क्लेम करने आया क्यों है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, सप्लाई हुई ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, सप्लाई हुई नहीं, तो डेफिनेटली उस आदमी को सर्विस रिसीव ही नहीं हुई, और सर्विस रिसीव ही नहीं हुई तो देयर इज नो डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस। कहने का मतलब ये रेजिडुअरी कैटेगरी की जो रेलेवेंट डेट लिखी हुई है ये उसको जो होगा वो मदद नहीं करेगी। दोबारा दोहराता हूं, रेजिडुअरी कैटेगरी कस्टमर के लिए रेलेवेंट डेट क्या बोलती है, जिस दिन उसे गुड्स या सर्विस मिले। बट यहां तो कहानी क्या है, जो आदमी क्लेम करने जा रहा है वो इसलिए जा रहा है कि उसने पेमेंट वगैरह सब कर दी थी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो उसे सर्विस मिली ही नहीं, तो रेलेवेंट डेट ये वाली अप्लाई उसकी सिचुएशन पर हो ही नहीं पाएगी, और कोई रेलेवेंट डेट है ही नहीं सेक्शन में लिखी हुई, तो फिर टाइम लिमिटेशन जो होगा क्या इस केस में अप्लाई ही नहीं होगा, या टाइम लिमिटेशन तो अप्लाई होना ही चाहिए। तो सीबीआईसी ने बोला देखो उसके लिए कोई रेलेवेंट डेट फिट तो नहीं बैठ रही है, बट हम ये मतलब बिल्कुल नहीं ले सकते कि वो विदाउट एनी टाइम लिमिटेशन जो है वो रिफंड क्लेम कर सके। तो सीबीआईसी ने यहां पर कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द लॉ जाते हुए ये बात करी कि इस आदमी के एंगल के लिए हम एक डीम्ड डेट क्रिएट करके दे रहे हैं, इस पर एक पर्टिकुलर डेट को जो होगा डीम्ड डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस माना जाएगा। एक्चुअल में उसने कोई सर्विस रिसीव नहीं करी है, पर क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइम लिमिटेशन उसके ऊपर रहे तो हम एक डीम्ड डेट बता रहे हैं सर्कुलर में कि इस डेट को उसे सर्विस मिली थी, हम ये मान करके चलेंगे। पढ़ता हूं जी, रेलेवेंट डेट वो कहते हैं जी एज पर
Section 54, the time period of 2 year from relevant date has been specified for filing application for refund. और relevant date जो है वो Section 54 की explanation में है, और बायर के लिए जो relevant date बनेगी वो रेजिडरी कैटेगरी की ये बनेगी, refund by a person other than supplier. क्या relevant date है? Date of receipt of goods or service by such person. उन्होंने बोला लो अगर हम पढ़ते हैं तो इसका केस यहां फिट बैठता है, बट एक्चुअल में वो इसको यूज तो कर ही नहीं पाएगा. उन्होंने आगे बताया, however, in respect of cases where the supplier and unregistered person have entered into long-term contract for supply with the provision of making payment in advance or in installment, for example, construction of flat or long-term insurance policy, if the contract is cancelled or terminated before completion of service, then there may be no date of receipt of service to the extent supply has not been made or rendered. रिफंड बन क्यों रहा है? क्योंकि वो सर्विस दे नहीं पाया, और सर्विस नहीं दे पाया इसी वजह से तो उसने कस्टमर को पैसा वापस किया, जो बेसिक पैसा वापस किया. तो एक्चुअल में रिफंड उससे रिलेशन में बन रहा है जो सर्विस दे ही नहीं पाया, मतलब कस्टमर को रिसीव ही नहीं हुई. आर यू ओके विद दिस? और प्लीज ध्यान में रखिएगा, उसने हो सकता है कस्टमर को थोड़ी बहुत सर्विस दी थी तो उसने पूरा पैसा वापस नहीं किया, उसने कुछ काट के वापस किया. अगर उसने कुछ काट के वापस किया तो उसका रिफंड जो बनेगा वो सिर्फ उतने एक्सटेंट तक ही तो बनेगा जो उसने वापसी कर दिया. किस वजह से? कि उसने उतनी सर्विस नहीं दी. तो ये लाइन उसी चीज के ऊपर फोकस लेना चाह रही है कि देयर मे बी नो डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस टू द एक्सटेंट सप्लाई हैज नॉट बीन मेड और रेंडर्ड. अब ये आगे क्या कह रहे हैं? देयरफॉर इन सच टाइप ऑफ केसेस इट हैज बीन डिसाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग रेलेवेंट डेट in terms of explanation 2, date of issuance of letter of cancellation of the contract or agreement for supply by the supplier will be considered as the date of receipt of services by the applicant. अब वो क्या कह रहे हैं? एक्चुअल में तो सर्विस ना मिलने की वजह से रिफंड बन रहा है, कोई सर्विस नहीं मिली है तभी रिफंड की बात आ रही है, लेकिन टाइम लिमिटेशन इस कैटेगरी में पढ़ा जा सके उसके लिए हम क्या कह रहे हैं? जब सप्लायर ने कैंसलेशन लेटर रेसिपिएंट को दिया होगा, वो जो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर होगी वो बेसिकली मानी जाएगी कि वो सर्विस रिसीट की डेट है. एक्चुअल में प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये बड़ी अजीब सी बात है, नहीं रिसीव हुई है पर टाइम लिमिटेशन पढ़वानी है तो इन्होंने ये इस तरीके का एक डीमिंग फिक्शन जो है वो सर्कुलर में क्रिएट करके दिया है. अच्छा, यहां मैं आपको बात बोल देता हूं, एक्चुअल में सर्कुलर इस तरीके का डीमिंग फिक्शन क्रिएट करे उससे बेटर ये है कि इस बात को जो है वो एक्ट में बदलाव करके लिख देना चाहिए. तो मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि यहां सर्कुलर ने ठीक है ये इस कैटेगरी में केस फिट बैठ जाए तो घुमा फिरा करके ऐसा बोल दिया है, लेकिन इस बात को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. कोर्ट में ये कहा जा सकता है नहीं भाई सर्कुलर इस तरीके से कैसे फिट कर रहा है, टाइम लिमिटेशन लॉ ने दे ही नहीं रखी हमारे केस में. तो बेटर ये है कि गवर्नमेंट को फाइनेंस एक्ट जो आगे आएंगे उसमें एक्शन लेना चाहिए और एक्ट में बदलाव करके जो है ये बात लिख देनी चाहिए. इन एनी केस स्टूडेंट लेवल पर हमें कुछ चैलेंजेबल बातें नहीं करनी होती, हमें स्ट्रेट अवे जो सर्कुलर ने कहा है वो समझना होता है. तो आप ये स्ट्रेट अवे लेकर के जाएंगे, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कैंसलेशन लेटर इज डीम्ड डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस, और यहां से अकॉर्डिंगली 2 साल के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो है वो रिफंड क्लेम करने का अधिकार रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कंडीशन एज टू मिनिमम रिफंड अमाउंट. ये सिंपल सी बात है, आपको सेक्शन 54 में ये बात याद होगी. सेक्शन 54 में स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा अगर उसका अमाउंट जो है वो 1000 रुपए से कम है. तो उन्होंने बोला पर्सन क्योंकि सेक्शन 54 में आ रहा है तो अकॉर्डिंगली उसे ध्यान में रखना, 1000 से कम का होगा तो हम उसे रिफंड नहीं देंगे. लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन. अब अनरजिस्टर्ड पर्सन ने ऊपर के सभी प्रोविजन के हिसाब से एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अब इसकी प्रोसेसिंग ऑफिसर कैसे करेगा? तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर ऑफिसर जो होगा जस्ट लाइक नॉर्मल उसके पास जो रिफंड एप्लीकेशन आती है उसकी प्रोसेसिंग करता है, सेम तरीके से इस केस में भी वो प्रोसेसिंग करेगा. द पीओ शैल प्रोसेस द रिफंड क्लेम फाइल्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन in a manner similar to other RFD 01 claim. अदर रिफंड एप्लीकेशन जो आती है सेम तरीका, उसमें कोई बदलाव नहीं है, नॉर्मल तरीके से. PO shall scrutinize the application with respect to completeness. चेक करो कि पूरी है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, एंड एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड क्लेम टू इज सेटिस्फैक्शन. और अगर वो सेटिस्फाई होगा तो फाइनली वो रिफंड सेंशन ऑर्डर जो होगा RFD 06 फॉर्म में जो होगा वो पास करेगा. आर यू ओके विद दिस? प्रोसेसिंग में कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है. अच्छा, एक छोटी सी बात लेकिन यहां इन्होंने अच्छी साथ में बोली है. उन्होंने बोला इन केस
where the amount paid back by the supplier to the unregistered person on cancellation or termination of agreement or contract for supply of services less than the amount paid by such unregistered person to the supplier. अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये सप्लायर है, ये हमारे पास रेसिपिएंट है अनरजिस्टर्ड पर्सन। सप्लायर ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जब किया तो जो टैक्स इनवॉइस इशू किया, उस टैक्स इनवॉइस में लेट्स सपोज उसने 3 करोड़ प्लस जीएसटी चार्ज किया। रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दी और सप्लायर ने ये कॉरेस्पॉन्डिंग जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब ये कहना चाह रहे हैं अगर बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, लेकिन सप्लायर ने जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो कैंसिल करते टाइम उसने बोला जी देखो हम आपको 100% अमाउंट वापस नहीं करेंगे, हमने अपनी तरफ से तो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसमें बहुत सारे एक्सपेंस भी हो गए थे, तो हम आपको 100% वापसी नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ 90% अमाउंट जो होगा वो वापसी करेंगे। मतलब हम आपको पूरे 3 करोड़ जो आपने दिए हैं वो वापसी नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ 90% 2.7 CR जो होगा वो हम आपको वापसी करेंगे। और जीएसटी तो इन एनी केस हम आपको दे ही नहीं रहे, क्योंकि जीएसटी जो होगा वो आप गवर्नमेंट से रिफंड एप्लीकेशन में क्लेम करोगे। ठीक है, तो अब इस लास्ट पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सप्लायर ने 3 करोड़ लिए थे पर वापसी उसने पार्शियल किया 90%, तो अब जब रेसिपिएंट एज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड एप्लीकेशन डालेगा तो उसे यह ध्यान में रखना है कि उसको रिफंड मांगने का राइट भी टू द एक्सटेंट ऑफ 90% प्रोराटा बेसिस पर ही रहेगा, क्योंकि सप्लायर ने अगर टोटल कंसिडरेशन का सिर्फ 90% वापसी किया है तो इसका मतलब सप्लायर ने 10% रिटेन किया है, और वो 10% उसने रिटेन किया है विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि इतने एक्सटेंट तक तो उसने आपको कुछ सर्विस दी है, और क्योंकि उतने एक्सटेंट तक सर्विस दी गई है तो गवर्नमेंट का उतने एक्सटेंट तक जीएसटी रखने का राइट बनता है, उतना जीएसटी जो है वो रिफंडेबल नहीं बनता। ओनली टू द एक्सटेंट मनी हैज बीन रिफंडेड, सर्विस हैज नॉट बीन सप्लाइड, अनरजिस्टर्ड पर्सन को उतने एक्सटेंट तक ही रिफंड मिलेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं अब आगे, ओनली द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इन सच amount paid back shall be refunded to the unregistered person. Are you okay with this? Very interesting clarification, and CBIC should really be congratulated कि उन्होंने इस मुद्दे को इतना डीप में जाकर के जो है सभी एक्सपेक्ट्स को जो है वो क्लैरिफाई किया है। तो ये एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन आपके साथ पूछा जा सकता है आप एग्जामिनेशन में कि क्या जीएसटी लॉ में आज की डेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन भी रिफंड क्लेम कर सकता है? आंसर इज यस, लेकिन ओनली इन वन पर्टिकुलर सिचुएशन। कौन सा? सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट था जो कैंसिल हो गया और पैसा वापसी आया, लेकिन उस टाइम तक क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिटेशन जा चुकी है। ये सिचुएशन आपको याद करके जानी है। फिर स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट मेमोराइज करके जाने हैं, फिर उसके बाद रेलेवेंट डेट क्या बनेगी, मेमोराइज करके जाना है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट मैंने आपको इस चार्ट में जो है वो आपको कम्युलेट करके दे दिए हैं कि हमारा वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बिल्डर की फोटो लगा दी है कि बिल्डर का एग्जांपल आपको याद रहे, इंश्योरेंस वाले की फोटो लगा दी है कि इंश्योरेंस का एग्जांपल आपको ध्यान रहे। बट ध्यान में ये रखना है कि सिर्फ इन 2 केसेस में नहीं, अगर अदर कोई सप्लायर है सर्विस का और सेम सिचुएशन, पैसे ले लिए थे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो भी ये प्रोविजन जो होंगे वो अप्लाई होंगे। ठीक है जी, और क्या क्या पॉइंट हमने पढ़ लिए? एप्लीकेशन RFD 01 फॉर्म में डालेगा। ठीक है, साथ में स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट जो लगाने होंगे 2 लगेंगे, एक कि रिफंड बनता है उसके लिए ये स्टेटमेंट एंड सर्टिफिकेट सप्लायर से लेके लगाना होगा, एंड दूसरा रिफंड उसके फेवर में बनता है, अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो रही है, उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 2 लाख से कम का क्लेम है, 2 लाख तक का क्लेम है तो फिर सेल्फ डिक्लेरेशन, 2 लाख से ज्यादा का है तो सीए सर्टिफिकेशन की यहां कोई जरूरत नहीं है। और सर्कुलर के पॉइंट्स क्या आ गए वो भी सारे लिख दिए कि रिफंड एप्लीकेशन अलाउड है एज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन पोर्टल की फॉर्मेलिटी के लिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले लेना जो आधार ऑथेंटिकेशन बेस चलेगा, और बैंक अकाउंट भी बताना पैन वाला। ठीक है जी, रिफंड एप्लीकेशन विद प्रॉपर स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट जो नीचे बताई है। रेलेवेंट डेट आपको याद करके जानी है कि इसके ऊपर बनती है डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस, वो एक्चुअल में नहीं है बट वो डीम्ड डेट बता दी गई है, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कैंसिलेशन लेटर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफंड एप्लीकेशन सिर्फ तभी आपकी एंटरटेन की जाएगी जब क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिटेशन सप्लायर के एंड पे से जो है वो एक्सपायर हो चुका हो। दोहरा दिया इतनी बार, सब कुछ करके दे दिया, होपफुली आपको सब क्लियर होगा। ये एक पेज जो होगा ये आपके एग्जाम के पर्पस के लिए आपका काम हो जाएगा। चलिए जी, इसके साथ रिफंड रिलेटेड अमेंडमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है।